सबका स्वागत। वेलकम टू ऑल। आज छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, जो ब्रूटैलिटी हुई है, बिहार में हद से ज़्यादा हुई है, उसके बारे में बात करते हुए सारे देश के लिए हमारी जो सवाल और मांगे हैं वो हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। तो शुरू करने से पहले एक वीडियो है, ज़रा उसको देखिए। कहाँ को लगा है भाई? चलो ना जल्दी भाई। हाँ? फायरिंग। पुलिस के हाथ में पेट्रोल का क्या काम है भाई? AK-47 बिहार के युवाओं पे चलाया गया। युवा गोलियों से घायल हुए हैं, उनका खून बहा। ये किस्सा है खासकर सिवान जिले का। इसके अलावा छात्रों के हिम्मत और हौसले को तोड़ने के लिए प्रशासन ने सारे बिहार में युवा और छात्रों पे हद से ज्यादा कार्यवाही की, दहशत फैलाकर हजारों लोगों को अरेस्ट किया। घर से रात को सोते वक्त छत से घुसकर सर पे बंदूकें तानी और उनको हिरासत में लिया गया। उसके अलावा लाठियां चली, घूसे चले, पेट्रोल हाथ में लेकर पुलिस वाले चले। सवाल यह है कि दिल्ली हो, बिहार हो, सारा भारत हो, स्टूडेंट्स, युवा जब अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, तो उन पे बर्बरता क्यों की जाती? किसके आदेश पे की जाती? इस देश में AK-47 पुलिस को नागरिकों पे चलाने के लिए नहीं दी गई। शायद टेररिस्ट पे चलाने के लिए दी गई है, लेकिन शायद यहां के सरकार और पुलिस ये भूलकर देश के नागरिकों पर AK-47 चला रही है। 2 लोग जो घायल थे वीडियो में, उनको गोलियां, एक को छाती, एक को शोल्डर पे लगा है और एक को गर्दन पे लगा। पुलिस के मैनुअल में लिखा है कि आप जब लाठी भी चलाते हो, आप जब लाठी भी चलाओगे तो पैर के ऊपर चलाओगे। यहां गोलियां चलाई गई और वो किसी को गर्दन पे लग रही है तो किसी को कंधे पे लग रही है। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन और सरकार की मंशा क्या है। क्योंकि इतनी हिंसा हुई है बिहार में, इतनी बर्बरता हुई है, AICC की तरफ से बिहार में 6 फैक्ट फाइंडिंग टीम्स भेजी गई 6 अलग अलग शहरों में कि आप लोगों से डायरेक्ट मिलो,
छात्रों से मिलो, युवाओं से मिलो, प्रशासन से मिलो, मीडिया वालों से मिलो और समझो कि इतना क्यों हुआ और कैसे हुआ और किसके ऑर्डर पे हुआ। हमारे सीनियर लीडर जो कुछ हमारे साथ आज बैठे हैं, ये गए और इन्होंने 6 जगह बिहार में फैक्ट फाइंडिंग मिशन का काम किया। उसके डिटेल्स हम आपको भेज रहे हैं या दे रहे हैं। जो सवाल जवाब होंगे उसमें मुख्य बिंदु क्या हैं, उस पे अलग अलग लोग आपको बताएंगे। सिवान की बात खास तौर पे हम करना चाहते हैं। इसके अलावा जब भागलपुर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन गई थी तो वहां के युवाओं ने एक सवाल पूछा था, जो मेरे ख्याल से हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करें, क्योंकि ये बिहार के युवाओं की आवाज है, उनकी भावना है, उनका सवाल है। वहां के युवा ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने मित्र को 1000 एकड़ जमीन, ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री अपने मित्र को 1000 एकड़ जमीन सालाना 1 रुपये के लीज पर 25 से 30 साल तक दिए हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने बिहार में आके बोली लगा के पैकेज का वादा किया था। 50,000 करोड़ दूं या ना दूं, 60,000 करोड़, 70, 80 और 1.25 लाख पे जाके उनका वादा और उनका बोली रुका। वादा था बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का, लेकिन पैकेज तो उन्होंने दिया, बिहार में दिया, मगर बिहार के लोगों को नहीं दिया, बिहार के युवाओं को नहीं दिया, बिहार के छात्रों को नहीं दिया, बिहार के महिलाओं को नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने अपने मित्र को बिहार में हजारों करोड़ों का पैकेज दिया। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये पर 25 से 30 साल तक मोदी जी ने अडानी जी को भेंट दिया। तो बिहार का युवा प्रधानमंत्री से पूछता है कि जब आप हमारी सरकारी भर्ती के एग्जाम करते हो और इसमें लाखों युवा शुल्क देकर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, और यह है रेट कार्ड जो मोदी जी और उनकी सरकारें छात्रों के जेब से एक एक एग्जाम के लिए लेते हैं। कहीं पे 500 रुपया, कहीं पे 800 रुपया, कहीं पे 850 रुपया। एक विद्यार्थी के जेब में से एक एग्जाम के लिए, जिसकी भर्ती होगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, जिसपे पेपर लीक होगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। तो छात्रों का और युवाओं का मोदी जी से डायरेक्ट सवाल है कि आप अगर अपने मित्र को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये पे दे सकते हैं, तो हम आपसे मांग करते हैं कि आप हमारी सारी एग्जाम की शुल्क 1 रुपया क्यों नहीं कर सकते। वाजिब सवाल है। देश का हर एक युवा, हर एक छात्र गारंटीड अडानी जी से गरीब है। मोदी जी को लगता होगा कि अडानी जी को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये पे देने की जरूरत है, लेकिन उनके जहन में यह बात नहीं आई कि लाखों लोग के जेब में से वो 100, 50, 500, 700, 800 रुपया हर एक एग्जाम का शुल्क निकालते हैं, तो उसको 1 रुपया भी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के पास बहुत ताकत है। अगर वो अडानी जी को इतना जमीन 1 रुपये में दे सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि उनकी कलम में इतना ताकत है कि हर एक एग्जाम का फी हर एक छात्र के लिए वो चाहे
तो 1 रुपया जरूर कर सकते हैं। सवाल है कि वो चाहते हैं कि नहीं। उन्होंने अपने मित्र के लिए करके दिखाया है। उनको चुनौती है, उनसे निवेदन है कि वो हर एक छात्र और हर एक युवा के लिए हर एक सरकारी भर्ती के एग्जाम का शुल्क 1 रुपया क्यों नहीं करेंगे। देश का युवा और देश का छात्र उनसे जवाब चाहता है। धन्यवाद। ये हमारे मुख्य बात थी। और AK-47 जो चली है उस पे हम बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री से सीधा जवाब चाहते हैं। क्या उनकी सहमति से AK-47 चलाया गया है? अगर चलाया गया है तो दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद। सिवान के बारे में मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग मशीन है उनसे आप 2 बातें सुने। उसके बाद आपके जब प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, तो उसका जवाब हम एक एक करके ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अलग अलग जिलों में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी उसमें सीवान में मनोज राम जी सांसद लोकसभा, विनोद जाखड़ जी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विक्रांत भूरिया जी आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं स्वयं इमरान प्रतापगढ़ी, हम चारों लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर के वहां गए थे। और चूंकि सीवान का जिक्र पूरे देश में इसलिए भी बहुत जोर शोर से रहा क्योंकि सीवान ही वो जगह है जहां पर AK-47 चली थी। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। AK-47 चली, AK-47 चलाने वाले जो पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड किया लोकल प्रशासन ने। पहले वो मुकरते रहे लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया जब वीडियो फुटेज देश के सामने आया। लेकिन एक चीज है जिसका खुलासा हम करना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम उन तीनों घायलों के पास पहुंची जो पुलिस की गोली से घायल हैं। एक बच्चा जिसका नाम आकाश है, उसको शोल्डर पे गोली लगी है, जिसकी उम्र 20-21 साल है। एक बच्चा जिसका नाम आरिफ है, उसको यहां गर्दन पे गोली लगी है और यहां से लग करके पीछे पार हो गई है, उसकी उम्र 16-17 साल है। और एक लड़का जिसका नाम बुलेट कुमार गौड़ है, जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इससे पहले वो कई जो हमारे भर्ती बल की परीक्षाएं होती हैं उनका मेडिकल भी, उनका फिजिकल भी निकाल चुका था। उसके पैर में गोली लगी है और घुटने का बुरी तरह से ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। और जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये है, बुलेट कुमार गौड़ ने हम चारों साथियों को ये बताया कि जब उसके पैर में घुटने में गोली लगी और वो चिल्ला चिल्ला के ये कहता रहा कि हमारे पैर में गोली लगी है, तो उसी पैर पर गोली लगने के बाद भी पुलिस वालों ने कम से कम 40 मिनट उसको लाठियों से मारा। जिस पे गोली लगी थी, ब्लड बह रहा था, उसके बावजूद उसको मारा। बाद में सब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने किसी तरह से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, फिर बड़े दबाव के बाद उसका इलाज कराया। और जब हमारे नेतागढ़ पप्पू यादव जी वहां पहुंचे और हमारे नेतागढ़ पहुंचने लगे तो जल्दी जल्दी आनन फानन में हॉस्पिटल से तीनों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया। तो जो बर्बरता वहां पर हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और पूरे सिवान में नहीं बल्कि पूरे बिहार में उसको लेकर के बहुत रोष है। आपने जंतर मंतर के विजुअल देखे, पैलेट गन के विजुअल भी देश ने तब स्वीकार किया, पुलिस ने तब स्वीकार किया जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को विजुअल दिखाए, सबूत दिखाए। उसी तरह से हमने वहां जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तो हमने उनसे एक सवाल ये जरूर किया कि आपने AK-47 चलाना स्वीकार किया और उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया, लेकिन ये जो 3 गोलियां लगी हैं ये AK-47 की गोली नहीं बल्कि पिस्टल की गोली है जो उन बच्चों को लगी है। तो किसने मारी, किस पुलिसकर्मी ने मारी? क्या अब तक उसकी जवाबदेही आपने तय किया? क्या अब तक आपने उसको सस्पेंड किया? तो वो टालमटोल करते रहे और उस टालमटोल में उन्होंने स्वीकार किया कि हम विभागीय जांच कर रहे हैं और विभागीय जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के लीपापोती की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। वो तीनों बच्चे बहुत गरीब परिवार से, एक आदिवासी समाज से, एक पिछड़े समाज से है, एक मुस्लिम समाज से है। ये सब वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपनी ऊर्जा से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार मांगने के लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट क्या किया, उन पे सीधे गोली चलाई गई। तो सिवान की बर्बरता बहुत अलग लेवल की है और मुझे लगता है देश की मुख्य धारा की मीडिया से सिवान की बर्बरता छूटी हुई है।
जरूर उस पर फोकस करिए, उन बच्चों तक पहुंचिए। कांग्रेस पार्टी लगातार उन बच्चों की मदद कर रही है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पार्टी को रिपोर्ट सौंपी है, नेता प्रतिपक्ष को रिपोर्ट सौंपी है। राहुल जी लगातार देश की संसद में सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बच्चों पर गोली चलाने के लिए आमादा है तो फिर ऐसी सरकार के गृह मंत्री को या तो इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को जवाबदेही लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। सीवान कराह रहा है, वहां के बच्चे कराह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस देश के छात्रों के साथ और बिहार के छात्रों के साथ खड़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात, उसके बाद हमारे साथी भी बात करेंगे, कि दबाव बनाने के बाद जब राहुल गांधी जी ने गृहमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप छात्रों पे बर्बरता करवा रहे हैं, उसके दबाव के बाद जब बिहार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद फाइनली मुकदमा वापस लेने का नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने जारी किया। लेकिन उसमें भी ये एक शर्त जो रखी गई कि जिन छात्रों पे पहले से कोई मुकदमा दर्ज होगा, ऐसे तमाम छात्र नेता हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में राजनीति करने वाले, जिन पे राजनीतिक मुकदमे हर प्रदर्शन के बाद कायम कर ही दिए जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को विशेष रूप से टारगेट करके, चाहे पूर्णिया हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे सीवान हो, इन तमाम जनपदों में जहां भी प्रोटेस्ट हुए थे, उन छात्र नेताओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है जिन पे नोटिफिकेशन के बाद मुकदमे वापस हो जाने चाहिए थे। मुकदमे वापस हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनके 5 साल पुराने, 10 साल पुराने छोटे छोटे मुकदमे खोद करके उनको जबरन घर से उठाने की धमकी, उनको परेशान करने की, प्रताड़ित करने की धमकी। तो जिन छात्र नेताओं को, जिन आंदोलनकारी, जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को लगातार बिहार पुलिस परेशान कर रही है, कांग्रेस पार्टी उनके भी साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और हम वहां के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि आप छात्रों को बहाने से प्रताड़ित करना बंद करिए। आपने जब एक बड़े पेज का विज्ञापन दिया था सारे प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर, तब आपने यह कहा था कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं। लेकिन आप यह बताइए कि यह कौन सा मुकदमा आपने वापस लिया है जहां आप लगातार छात्र नेताओं को अब भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए सीवान के उन तीनों छात्रों की पीड़ा हमने आपके सामने रखी है, जिनके शोल्डर में, जिनके गले में, अगर जिस बच्चे को गले में गोली लगी है, आधा इंच गोली अगर बीच में लग जाती तो वो बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता। जिस बच्चे के पैर में गोली लगी है, बुलेट कुमार गौड़, अब वो शायद ही कभी नौकरी में जाने की ख्वाहिश रख पाए, क्योंकि उसका पैर, उसका घुटना बुरी तरह से खराब हो चुका है और इलाज भी सुचारू रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। तो सीवान की बर्बरता बहुत बड़ी है, बिहार की बर्बरता बहुत बड़ी है। जंतर मंतर के विजुअल पूरे देश ने देखे हैं, लेकिन बिहार के विजुअल जिस दिन पूरा देश देखेगा, उस दिन भाजपा की सरकारों पर यह देश और लानत भेजेगा। धन्यवाद। दो बात मैं रखना चाहूंगा, चूंकि मैं भी सिवान में गया था और उस कमेटी का मैं भाग था। धन्यवाद मैं देना चाहता हूं प्रभारी महोदय को। दो चीज, जब हम प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने खुद सवाल पूछा कि बच्चों पर AK-47 चला, बच्चों पर पिस्टल चला, इसका जिम्मेवार कौन है? किसने आदेश दिया कि आप बच्चों पर पिस्टल चलाओ, गोली चलाओ और AK-47 चलाओ? तो उन पदाधिकारियों का जवाब ये था, कहना उनका ये था कि सेल्फ डिफेंस में गोली चली। हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में, चूंकि अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, हम लोग सदन में बैठते हैं और कानून जहां से बनती है और कानून जहां संशोधन होता है वहां पर हम लोग रहते हैं। तो सेल्फ डिफेंस में यह लिखा हुआ है कि गोली आपको पैर से नीचे मारना है, घुटना से नीचे मारना है। लेकिन आपने गोली कहां मारा? आपने गले में मारा, आपने शोल्डर में मारा। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि आपका जो सरकार है, ये गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जितने बैठे भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि AK-47 चली और पिस्टल चली। लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि नहीं, पिस्टल भी चली है सर और यहां पर AK-47 भी चली, लेकिन केवल एक पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। हमने एक और बात रखा, हमने कहा अब ये बच्चों के ऊपर में आपने जो गोली चलाया, ये बच्चे गरीब घर से आते हैं, ये बच्चे जो हैं वैसे परिवार से आते हैं जो परिवार एक अगर टाइम का खाना खाता है तो दूसरे टाइम के लिए वो जुगाड़ करता है कि कहां से आएगा। अब इन बच्चों को आपने गोली मारा है तो इस बच्चा का फ्यूचर क्या होगा? एक बच्चे नाम हमारे इमरान सर ने लिया बुलेट गोंड का,
वो पूरा घुटना खराब हो गया और वो फिजिकल निकाल लिया है। वो कह रहा था कि मैं फिजिकल निकाल लिया हूं, अग्निवीर का पेपर लेने आया, उसके बावजूद भी लोगों ने गोली बरसाया। मैंने सवाल पूछा कि आप बताइए कि इनका क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जितने भी कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, हमारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों को आतंकवादी कहते रह गए, दहशतगर्द कहते रह गए, गैंग बताते रह गए। क्या हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर आतंकवादी हैं? हमारे बच्चे दहशतगर्द हैं? हमारे बच्चे उग्रवादी हैं? जो इन लोगों ने कहा, तो इसका बदला खासतौर पर सिवान में जो घटना हुआ वो मानवता का शर्मसार करने वाला घटना था। और ये जो घटना था दुर्भाग्यपूर्ण घटना था और सरकार इसका जिम्मा नहीं ले रहा है। अभी भी हम लोग सदन में, आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्री जी को हम लोग कह रहे हैं आप सदन में आओ और देश को बताओ, क्यों आप वीडियो बना करके, रील बना करके प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं। जब सदन चल रहा है तो आप देश में आके देश के लोगों को बताओ, सदन में बताओ, सदन भी सुनेगा, देश का लोग भी सुनेगा कि आपने इतना बर्बरता जो है हमारे लोगों के ऊपर में कैसे किया। धन्यवाद। विनोद जाखड़ जी। आप सभी का धन्यवाद। सिवान को लेकर चर्चा हुई और जिस तरीके की बर्बरता वहाँ पे हुई है, ये बड़ा सोचने का विषय है कि सरकार उस पर अभी भी आंख बंद करके बैठी हुई है। विस्तार से सभी ने बताई, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा उसी में ऐड करते हुए कि जिस तरीके से छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उनके आंखों पे पट्टी बांधी गई और उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया। कृष्णा जी ने बताया कि उनको जो है छतों से आकर गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि उनके माँ बाप के कनपट्टी पे बंदूक रख के ये कहा गया कि अगर आपके बच्चे या आप दोबारा अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलोगे तो अगली बार आपके बच्चों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो जो भी छात्र वहां पे आवाज उठा रहे थे, जितने छात्र जेल में बंद थे, हम कुछ छात्रों से मिलने गए, जेल में बातचीत करने गए, तो सबकी यही पीड़ा थी कि उनके ऊपर अनगल तरीके से जो है एफआईआर की जा रही है, उनको गलत केसों के अंदर फंसाया जा रहा है। जहां वो उपस्थित भी नहीं थे वहां पे भी जो है उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल एनएसयूआई छात्रों के साथ में खड़ी है। इसको लेकर हमने पटना में भी आंदोलन किया और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। हमारे बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप जी हैं। आप भागलपुर पहुंचे थे, आप उनसे भी वहां की पीड़ा सुनिए। भागलपुर में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जिस तरह से कृष्णा जी ने कहा कि मोदी जी ने अपने दोस्त को 1020 एकड़ जमीन जो है गिफ्ट दी है, मात्र 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अगर इतना मेहनत, अगर इतना प्यार वो नरेंद्र मोदी जी जो है अडानी को कर रहे हैं, तो वैसे ही मात्र 1 रुपए में अगर सारे एग्जाम्स जो हैं बिहार के स्टूडेंट्स दे दें, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर उस अमीर आदमी के लिए इतनी मदद हो सकती है, उसके 1 रुपए में इतनी ताकत है, तो जो छात्र हैं अगर वो भी 1 रुपए में सारे एग्जाम से दे सकें, तो उनके ऊपर कितना बोझ कम हो जाएगा, ये हम सोच रहे हैं। क्योंकि छात्रों को सिर्फ एफआईआर, डंडे, पैलेट गन्स, आंसू गैस के गोले और AK-47 की गोली आप दे रहे हैं और अडानी को 1 रुपए में पूरी जमीनें दे रहे हैं। तो हमारा ये भी पूछना है कि ऐसा क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मन नहीं कर रहा या डर लगता है? स्टूडेंट्स को भी ये हक मिलना चाहिए। ये भागलपुर में हमने सोचा और समझा। हमारे बीच में पप्पू यादव जी और रागिनी जी हैं, जेबी जी हैं, जयवर्धन जी। आप एक एक करके उन्हें सुने। मैं तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और सरकार के तथाकथित सादे लिबास में जो गुंडे आंदोलन के बाद घर जा जा करके बेटियों को चिन्हित कर सोशल मीडिया के द्वारा बाजार में गाली देना, छेड़खानी करना, बेइज्जत करना, बुरे तरीके से उनके परिवार के भीतर जाके धमकी देना, ये लगातार आंदोलन के क्रम से शुरुआत हुई और वह क्रम आज तक अभी तक जारी है। पूरे के पूरे तरीके से और गलत तरीके से माफ़ी मंगवाए जा रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से। जिनके तस्वीर नहीं लगाए जा सकते थे बेटियों के, ये इजाज़त नहीं है लॉ के मुताबिक,
उसकी तस्वीर को माफी मांगवाते हुए वायरल किया गया, जो बिल्कुल गलत है। यह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार जिक्र किया और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो 4 बच्ची को सामने लाकर कई मुद्दों को उन्होंने रखवाया। दूसरी चीज, यह सरकार एग्जामिनेशन जो लेती है वो अपने जिले में क्यों नहीं लेती, वो 10 जिले के बाद क्यों भेजती है? किसी के पास पैसे नहीं होते, या तो वो कमिश्नरी में ले या तो जिले में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए। एक दूसरे जिले से स्टेट में लेते हैं, बाहर भेजते हैं जहां बच्चों को रहने की व्यवस्था नहीं होती है, 1000 रुपये नहीं होते हैं, प्लेटफॉर्म पर लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रभारी महोदय ने जिन बातों को गंभीरता से रखा उसमें एक ये बिहार के बच्चे और देश के बच्चे का ये सबसे बड़ा डिमांड है। तीसरा है ऑनलाइन एग्जाम एजुकेशन। इतने पैसे हैं, अरबों खरबों रुपया सरकार के पास कर्ज माफ करने के लिए। अभी इतने बड़े आंदोलन के बीच में कर्ज माफ किया गया। तो मेरा आग्रह है कि जब एक कोचिंग में एक बच्चों को 10,000 रुपये फीस लगते हैं, चाहे नीट्स का हो, एसएससी का हो, टीआरई का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, चाहे देश के किसी भी बच्ची और बच्चों का ये मुद्दा है, तो क्या सरकार एक बड़ा सेटअप ऑनलाइन बेहतर टीचर के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जनरल क्लास के जो गरीब बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन बेसिक एग्जामिनेशन की बात नहीं होगी? कितना खर्च आएगा? अडानी जी से तो कम ही खर्च होगा। अंतिम चीज, कैलेंडर लागू। आप नौकरी आपके पास है नहीं, अग्निवीर आपने कर दिया, बैंकिंग की सीट घटा दी, रेलवे का एग्जामिनेशन आप लेते नहीं है, लगभग एग्जामिनेशन में काफी लेट होती है। जैसे बिहार में एसएससी बिहार, और अभी हमारे प्रोफेसर लोग भूख हड़ताल पर बिहार में बैठे हुए हैं लगातार। मेरा तो बिल्कुल आग्रह होगा कि सभी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर को आपने बैठा दिया पटना बिहार में, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे यूजीसी और नेट्स के तरीके को खत्म करते जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बिहार का जो बोर्ड है एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी मार्किंग को खत्म कर दिया, और जो हमारा भारतीय एग्जामिनेशन बोर्ड है उसकी मार्किंग को एड ऑन कर दिया। अब 80% 90% बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो जब लॉ ही नहीं था इसमें बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन का नंबर जोड़ने का, अति उसको जोड़ने का, बाहर का नहीं जोड़ने का, फिर उस कमेटी ने, फैक्ट ने, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, गवर्नर साहब से 3 वाइस चांसलर ने एड ऑन करके उन्होंने खत्म कर दिया। और प्रोफेसर की अब ना प्रमोशन होगी ना किसी तरह की बहाली होगी। मेरा इसी में एक लास्ट आग्रह है कि डोमिसाइल, ये जो मुद्दा है बिहार के बच्चों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप यूनिवर्सिटी में जो आप वाइस चांसलर बना रहे हो, आप बिहार के में क्या गुणवत्ता नहीं है? क्या वहां वीसी बनने के लायक नहीं है? बाहर के आरएसएस को ला करके आप बीजेपी और आरएसएस के ला करके आप यूनिवर्सिटी में एक भी बिहार के लोग क्यों नहीं है? और बिहार के बच्चों पर रूडली ये सारे वाइस चांसलर, अभी जो कमिटी बन के गई थी चयन के लिए, नीट्स और यूजीसी और बिहार बोर्ड के नंबर को दरकिनार करके लगभग बाहर के बच्चों का चयन हो गया, बिहार के बच्चों का चयन नहीं हुआ। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। मैं चाहता हूं हर कीमत पे, हर परिस्थिति में बिहार के बच्चे परेशान हैं डोमिसाइल के मुद्दों को लेके, क्योंकि बिहार पर सबसे ज्यादा ज्यादती बीजेपी की सरकार, हमारे नेता ने 47 बता दिया, लाठी बता दी। हम इतना जानते हैं कि बिहार की सरकार इसमें इन्वॉल्व है। अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री को
या तो इस्तीफा ले या तो अमित शाह जी खुद इस्तीफा दें। जो हमारे नेता स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे दिल्ली में गन चले हो, चाहे बच्चों के इंटरनल पार्ट पर मारा गया हो, चाहे मेरी बेटी ने जो लाठी का सवाल उठाए उनका मुद्दा हो, सारे दोषी गृह मंत्री जी हैं और बिहार में वहां के सीएम हैं। सीएम को रिजाइन करना चाहिए या नहीं तो रिजनेशन लेना चाहिए। और गृह मंत्री जी आप तो रिजाइन कर ही दें, अन्यथा आपको रिजनेशन राहुल गांधी जी और एक एक विपक्ष और कांग्रेसी लेके ही दम लेगा। शुक्रिया पप्पू जी। रागिनी शॉर्ट में और फिर जयवर्धन जी। नमस्कार। आज बिहार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा की जा रही प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस के साथियों का, बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी हो या फिर बिहार में मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की जोड़ी हो, जिस तरह से छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, जेनजी के ऊपर अत्याचार, अन्याय और बर्बरता हुई है, उसने संवेदनशीलता की हर सीमा को लांघ लिया है। संवेदन शून्यता। 56 इंच का सीना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाला एक दिल होना चाहिए जो अपने देश के नौजवानों की पीड़ा को महसूस कर सकता हो। वो नहीं कहीं देखने को मिला। और जुल्म जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं संक्षिप्त में बोलूंगी, लेकिन मैं साहिर लुधियानवी जी की इस नज्म का जरूर जिक्र करना चाहती हूं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और मोदी जी, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है और खून खून टपक रहा है, पूरे देश में टपक रहा है छात्रों का। मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए। मैं पूर्णिया गई थी और वहां पर तो एक गजब का दृश्य देखने को मिला कि छात्रों ने अनुमति मांगी। जैसे आपको याद होगा, अनुमति मांगी गई थी, कोटा में भी अनुमति मांगी गई, देहरादून में भी अनुमति मांगी गई, प्रयागराज में भी, और अनुमति देकर अचानक से रद्द कर दिया जाता है। इतनी डरी हुई है, खौफजदा है ये मोदी सरकार। तो अनुमति मांगी, अनुमति दी छात्रों को कि आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े होइए, वहां से प्रदर्शन करिए, आर.एन. शाह चौक से निकलते हुए कलेक्ट्रेट जाइए। छात्र वहां पहुंच जाते हैं, 5-6 हजार स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और अचानक एसएसपी और डीएम वहीं पहुंच जाते हैं, कहते हैं कोई मार्च नहीं होगा, आप यहीं हमें ज्ञापन दे दीजिए। सोचिए क्या भ्रामक परिस्थिति पैदा होती है। कंफ्यूजन, पता नहीं क्या करना है, अफरा तफरी। कुछ छात्रों को समझ आता है, वो ज्ञापन देते हैं, चले जाते हैं। कुछ को नहीं समझ आता, वो निकलते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से जैसे चलना शुरू करते हैं, उनको आर.एन. शाह चौक पर नाकेबंदी करके घेर के मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। 2-3 बातें जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहती हूं। ये जो वीडियो शुरू में चला, इसमें जो पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर पुलिस वाला दिखा, वो पूर्णिया का ही दृश्य था। एक और 2-3 दृश्य थे जो हमने वीडियो फुटेज कैप्चर की है। सिर्फ डंडों से नहीं मारा, कहीं पे अगर पेड़ की टहनी पड़ी हुई मिली वो उठा के मारनी शुरू कर दी। और पुलिस मैनुअल का जिक्र हुआ, पैर से नीचे मारना है। बच्चे हैं 12वीं क्लास के, 15, 16, 17, 20, 22 साल की उम्र के। 10-10 पुलिस वालों ने घेर के एक एक लड़के को मारा है, सर पे मारा है, पूरी पीठ सूजी पड़ी है। सब विजुअल्स हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। पर दो मार्मिक बातें हैं जो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहती हूँ। डिटेल्स रिपोर्ट के आपको मिलेंगे। हम जब एक अक्यूज्ड, एक डिटेन जुडिशियल कस्टडी में एक लड़का था, उसके घर पे मिलने गए तो उसकी माँ ने हमें देख के मुझे एकदम गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली है कि कोई दिल्ली से हमें देख रहा है, कि राहुल गांधी ने आपको यहाँ भेजा है और हमारी किसी को चिंता है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे अपने हक की आवाज के लिए सड़क पर खड़े नहीं हो सकते? पूरी रात माँ बाप को घुमाते रहे, बताया ही नहीं किस पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, कहाँ डिटेन कर रहे हैं। और वो जार जार करके रोने लगी वो माँ। तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है और तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ आपको,
एक लड़का 12वीं क्लास का, उसको अरेस्ट किया। वो पूर्णिया शहर से करीब 15-20 किलोमीटर उसका गांव है बखरी कौल, जहां हम गए। तो मैंने उस लड़के को देखा, इतना छोटा सा बच्चा। मैंने कहा बेटा तुम क्यों गए, तुमने क्या सोच के ये प्रोटेस्ट किया, क्या तुम्हारे दिमाग में आया, तुम्हें किसी ने बोला था जाने के लिए, किसी संगठन ने कहा, किसी ने उकसाया था? तो उसने कहा मैडम मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट की परीक्षा अगले साल देनी है, हर साल नीट का पेपर रद्द होता है, अगर आज मैं नहीं बोलता तो अगले साल फिर परीक्षा पेपर लीक होता या परीक्षा रद्द होती और मेरा भविष्य बर्बाद होता। अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो मेरे कल की रक्षा कौन करेगा? ये आतंकवादी नहीं थे, ये उग्रवादी नहीं थे, ये उपद्रवी या जो हम कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट नहीं थे। जो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा, ये इस देश के छात्र थे जो सड़कों पर खड़े हैं। और आप समझिए इस बात को कि ये चिंगारी है जो अब जंगल की आग की तरफ फैल गई है। इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस देश का नौजवान इस बात के लिए जागरूक है कि ये हमारे भविष्य की बात है और एक हम सड़े हुए, करप्ट, पूरे तरीके से बर्बाद एजुकेशन सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्णिया की और भी कई चीजें हैं जो तफसील से आपको बताई जाएंगी, पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी ने सिद्ध किया है, और हर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सदस्य ये बात बोल सकता है, हर बच्चा वहां पर ये महसूस कर रहा है कि ये देश मोदी सरकार, भाजपा की सरकारों, डबल इंजन की सरकारों की लाठियों की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश छात्रों की गूंज से चलेगा। धन्यवाद। जयवर्धन जी, पटना फैक्ट फाइंडिंग टीम। धन्यवाद। मुझे बिहार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा पटना शहर भेजा गया था, और इसमें पटना शहर में 22 तारीख को और फिर 27 तारीख को 2 बड़े आंदोलन हुए थे। और हमारे इस दौरे के अनुसार जब हमने छात्रों से वहाँ मुलाकात की थी तो एक बात सामने आई थी, जैसा रागनी जी ने कहा था, कि अनेक छात्र ऐसे थे जो 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जेल में रहे। हमारे चर्चा के दौरान हमको जानकारी मिली कि ऐसे अनेक छात्र जो नाबालिग थे, जैसा रागनी जी ने कहा था, नाबालिग छात्रों को लगभग 22 की रात 23 की सुबह से लेकर 23 की शाम तक हिस्ट्री शीटर्स के साथ रखा गया था सेल के अंदर। और मेरा सीधा आरोप है कि जो बाल मानवाधिकार है ये उसके विपरीत है। वो तो फिर 23 की शाम को जब ऊपर से फोन आया कि क्या नाबालिग छात्र भी रखे गए हैं हिस्ट्री शीटर्स के साथ में, तो फिर 23 की शाम को उनको दूसरे सेल में रखा गया। हमारे संवाद के दौरान हमको जानकारी भी मिली कि जो हिस्ट्री शीटर्स उस समय सेल में उनके साथ थे वो नशे में थे। तो हमारा ये भी प्रश्न रहेगा कि जो लोग इसमें जिम्मेदार थे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो आप ये फोटो देख रहे हैं हमारे पीछे, बिहार सरकार ने, भाजपा सरकार ने आंदोलन के बाद 117 विद्यार्थियों के नाम आपराधिक रूप में ऐसे छापे, उनको कलंकित किया। मेरा दूसरा प्रश्न यह रहेगा कि क्या कोई भी ऐसा नियम है, कानून है कि निर्दोष बेगुनाह छात्रों को इस प्रकार से उनका चेहरा छापा जाता है अखबारों में, उनको बिना कोई ठोस सबूत के अपराधी घोषित किया जाता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरी में जब हमारी चर्चा वहां अनेकों पत्रकारों से भी हुई थी, उनका एक ही आरोप था कि अब बिहार पूर्ण रूप से पुलिस स्टेट बन चुका है। यहां तक कि जब छात्रों से हमारा संवाद हुआ था तो यह बात सामने आई थी कि जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उनकी ये लाइन थी कि ये पैर पर गोली मारने वाली सरकार नहीं है, ये छाती पर गोली मारने वाली सरकार है। ये हमको स्टेटमेंट्स यहां पर मिले। कुछ पत्रकारों ने यह भी शक जताया है कि जिस प्रकार से संदिग्ध तौर पर दिल्ली में भी कुछ आरएसएस के लोग बिना वर्दी के लट लेकर वहां खड़े थे, इसी प्रकार की घटनाएं पटना में भी सुनने को आई हैं। और अनेक लोग वहां पर ऐसे भी थे जो खाकी वर्दी में थे लेकिन जिन पर उनका नाम बैच पर नहीं था।
तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पटना में हमारे सामने आए थे और आगे भी इन मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। मैं आखिरी में कहना चाहूंगा कि 22 और 27 के आंदोलन के साथ साथ 24 तारीख को कांग्रेस मुख्यालय पर भी आक्रमण किया गया था और आप कल्पना करें कि उस समय कांग्रेस के कार्यालय पर कृष्णा जी मौजूद थे, रागिनी जी मौजूद थी और आश्चर्य की बात यह है कि मैंने पहली बार सुना है मेरी जिंदगी में कि 4 या 5 मंत्री भी वहां पहुंच गए थे लटों के साथ में। और कार्रवाई क्या होती है कि कांग्रेस के नेताओं पर 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है और भाजपा के एक भी कार्यकर्ता या नेता पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यह दिखाता है कि आज बिहार में क्या स्थिति है। बिहार की जनता भी सोच रही होगी कि पहली बार उनके इतिहास में सरकार भाजपा की आई है और 6 महीने में ही ऐसा आतंक और दहशत पूरे प्रदेश में फैल गई है और वो भी उस प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। विक्रांत जी प्लीज। हाँ, क्योंकि सांसदों को वापस जाना है थोड़ा शॉर्ट में। जो सिवान में हुआ, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सिवान में था, वो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। वहां पहली बार देश में एक छात्र आंदोलन में AK-47 चली है। वहां पर आकाश यादव को भी गोली लगी है, वहां पर मोहम्मद आरिफ को भी गोली लगी है, वहां पर बुलेट गोंड आदिवासी को भी गोली लगी है। मतलब इस सरकार में कोई भी वर्ग, कोई भी युवा सुरक्षित नहीं है, उसको किसी को भी गोली लग सकती है। मैं सर्जन हूं इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से आरिफ को गर्दन में गोली लगी, 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर होता तो शायद आज हमारे बीच में नहीं होता। आरिफ की उम्र कितनी थी? सिर्फ 15 साल। आकाश यादव को लेफ्ट शोल्डर में, अपर चेस्ट में गोली लगी। अभी ये चीज आपको शायद नहीं पता होगी कि उसका उल्टा हाथ काम नहीं कर रहा है और ये चीज हमने कलेक्टर को भी बोली कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया है। तो क्या कारण है? और मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर होने के नाते मैं बता रहा हूं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो सकती है। बुलेट गोंड के फीमर में, लेफ्ट फीमर में जो जांग की हड्डी होती है उसमें गोली लगी और मैं बता दूं उसकी हड्डी चकनाचूर हो गई। मतलब आप सोचो कि गोली का इंपैक्ट क्या होगा। ये इतनी मजबूत हड्डी होती है कि अगर इस पर से एक SUV भी निकल जाए तब भी हड्डी नहीं टूटती है। तो आप सोच लो कि किस एक्सटेंट की जो अत्याचार करा गया है वो अलग ही लेवल का है। वो अग्निवीर जो आदिवासी हमारा भाई था, अग्निवीर में फिजिकल क्लियर कर चुका था, आज उसका भविष्य क्या बचा है। और यही नहीं, हमने वहां पर जो लोगों को अरेस्ट करा गया था युवा, उनसे भी बात करी। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, ये वो FIR है। इस FIR में जिन बच्चों को घर से उठाया गया है उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया गया है, BNS धारा 109। उसके अलावा उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया जो कि BNS की धारा सेक्शन 27 में आता है। तो इस तरह के अटेम्प्ट टू मर्डर और जो आपके आर्म्स एक्ट लगाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वहां कितनी ज्यादा जाती हुई है। विशाल यादव कर एक लड़का था वहां पर, उसको घर से उठाकर इतना मारा गया कि उसके दोनों कान के पर्दे फट चुके हैं। और पुलिस ने बताया कि हमने तो इनको जो साइट था जहां पर ये आंदोलन हो रहा था वहां से उठाया था, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। और ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, कल विश्व आदिवासी दिवस था और विश्व आदिवासी दिवस पर ना राष्ट्रपति जी का कोई संदेश आया, ना प्रधानमंत्री जी का कोई संदेश, शुभकामना संदेश आया, ना अमित शाह जी का गृह मंत्री का कोई संदेश आया। क्योंकि ये चुनाव नहीं है, इसलिए उनके लिए आदिवासियों की जान कोई मायने नहीं रखती है और सब मौन है। और आज जब हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।